डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक में शिव कुमार युग की शुरुआत। आज विधायक दल की बैठक में लगेगी नाम पर मोहर। कैबिनेट में दिखेंगे नए चेहरे। सिद्धार्थ मैया ने दिल्ली में राहुल और खड़गे से की मुलाकात। यूपी में कहर बनकर टूटी आंधी बारिश। 28 लोगों की दर्दनाक मौत। सबसे ज्यादा 10 मौतें बुंदेलखंड में हुई। कई इलाकों में खंभे गिरने से बिजली प्रभावित। सीएम योगी ने सभी डीएम को बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी में चलेगा महाजनसंपर्क अभियान। सीएम योगी ने उपलब्धियों घर घर पहुंचाने के दिए निर्देश। 5 से 21 जून तक चलेगा जनसंपर्क मुहिम। झारखंड में अवैध निर्माण पर सीएम सोरेन सख्त। सीएम सोरेन ने बुलडोजर एक्शन के दिए निर्देश। जल स्रोतों पर हुए अवैध निर्माण पर सख्ती। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। जो बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में शिव कुमार युग। आज विधायक दल की बैठक में लगेगी नाम पर मोहर। शिव कुमार कैबिनेट में दिखेंगे नए चेहरे। सिद्धार्थ मैया ने दिल्ली में राहुल और खड़गे से मुलाकात की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया है। बेंगलुरु में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री चुना जाना पूरी तरह तय है। कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इसके साथ ही राज्य की पुरानी कैबिनेट पूरी तरह भंग हो गई है। अब राज्य में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। बेंगलुरु के विधान सौधा में कांग्रेस विधायकों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सिद्धार्थ मैया करेंगे। पूरी उम्मीद है कि इस बैठक में डीके शिव कुमार को सर्वसम्मानित से नया नेता चुना जाएगा, यानी डीके शिव कुमार ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस्तीफा देने के तुरंत बाद सिद्धार्थ मैया अपने बेटे यतीन्द्र के साथ दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सिद्धार्थ मैया ने राहुल गांधी को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का अपना वादा पूरा कर दिया है। इससे राज्य में बिना किसी लड़ाई झगड़े के सत्ता का बदलाव हो सका। कुर्सी मिलने की खबरों के बीच डीके शिव कुमार ने सिद्धार्थ मैया के प्रति पूरा सम्मान दिखाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलिए। कांग्रेस ने इस बार बिना किसी ड्रामे के बहुत ही शांति से राज्य की कमान बदल दी है। ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹಳ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ, ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो ईरान को लेकर ट्रंप की बैठक बेनतीजा खत्म। ट्रंप बोले ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान बोला अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध समाप्त करने के संभावित समझौते पर व्हाइट हाउस में हुई बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तेजी से बढ़ रही कीमतों और नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले अपनी रेटिंग पर मंडरा रहे संकट से बेपरवाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई 2 घंटे की बैठक से बिना किसी निर्णय के ही बाहर निकल आए।
यह बैठक ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए संभावित समझौते पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा, सिचुएशन रूम की बैठक समाप्त हो गई है और यह लगभग 2 घंटे तक चली। राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा हो और उनकी रेड लाइंस को पूरा करता हो। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा था कि वे इस मीटिंग में संभावित सीजफायर को लेकर आखिरी फैसला करने जा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि तेहरान के साथ चुनाव तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद बने हुए हैं। Do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. It's what the और अगली बड़ी खबर का रुख कर रही है जो आ रही है लखनऊ से, जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी में चलेगा महाजनसंपर्क अभियान। सीएम योगी ने उपलब्धियों घर घर पहुंचाने के दिए निर्देश। 5 से 21 जून तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। प्रगति पथ यात्रा और चौपालों का होगा आयोजन। विकसित भारत संकल्प को जन आंदोलन बनाना लक्ष्य। मोदी सरकार की उपलब्धियों पहुंचाएगा जनता तक। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में 5 से 21 जून तक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव और घर-घर तक सरकारी उपलब्धियों को पहुंचाने के निर्देश दिए, जिसमें प्रगति पथ यात्रा और विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक सत्ता और संगठन मिलकर बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ संदेश दिया कि सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया जाए। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में प्रगति पथ यात्रा, चौपाल, रात्रि विश्राम, जन कल्याण मेले, मीडिया संवाद और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित होंगे। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान कल्याण, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलावों को जनता के बीच प्रमुखता से रखेगी। मुख्यमंत्री ने अपने आवास में आयोजित बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों की सफलता की कहानियों को भी अभियान का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जनता सीधे बदलाव को महसूस कर सके। 14 से 16 जून के बीच प्रदेश के सभी विकास खंडों और नगरीय निकाय में जन कल्याण मेले लगाए जाएंगे। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएंगे, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे जनसंपर्क महा अभियान के बारे में, तो ये है क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने भी जानकारी की, अब 5 जून से 21 जून तक व्यापक जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी जी। और ये इसको लेकर एक बैठक भी हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, जिसमें ये तय किया गया कि किस तरह से पूरे कार्यक्रम को रखना है और किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और इसके अंतर्गत ये तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व रहा है 12 वर्षों में, उसमें भारत ने किस तरह से विकास किया है, किस तरह से सुशासन रहा है, गरीब कल्याण को लेकर जो योजनाएं रही हैं, सामाजिक न्याय की बात हो या वैश्विक प्रतिष्ठा, यानी दुनिया में जो प्रतिष्ठा भारत की बनी है, इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ ही जो योगी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा और जन भागीदारी पर पूरा विशेष जोर दिया जाएगा। ये तो जो ये जनसंपर्क अभियान में जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो घर घर जाएंगे, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर तक जाएंगे और इन सब चीजों को लोगं के बीच रखेंगे। तमाम तरह के कार्यक्रम इसमें तय किए गए हैं, क्योंकि 5 तारीख से लेकर 21 जून तक का ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो इस जो पूरा समय है
उसमें तरह तरह के कार्यक्रम है, चाहे वो स्वास्थ्य स्तर हो, शिक्षा, किसान हो, महिला सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था, तमाम ये मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 5 से 21 जून तक जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें प्रगति पथ यात्रा और चौपालों का आयोजन होगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में कहर बनकर टूटी आंधी बारिश, 28 लोगों की दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि यूपी में बारिश और चले तूफान से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इसके चलते अलग अलग जिलों में 28 लोगों की मौत हो गई है। नौपता की भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में आंधी बारिश ने कहर बरपाया। लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों और तराई क्षेत्रों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ जिलों में ओले भी गिरे, इससे कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई, टिन शेड उड़ गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए, खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस बीच अलग अलग जिलों में हुए हादसों और बिजली गिरने से प्रदेश भर में 28 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम के कारण भारी तबाही का संज्ञान लेते हुए सभी डीएम को बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। सबसे ज्यादा 10 मौतें बुंदेलखंड में हुई। आंधी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक नीचे आ गया। अमेठी, अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर, हरदोई, मुरादाबाद, बरेली में आंधी के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा 100 मिमी बारिश मिर्जापुर में हुई है। आंधी बारिश ने कानपुर मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही थाम दी है। कानपुर औरई रेल खंड पर रेलवे भवन की छत के टुकड़े उखड़कर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर गिर गए, जिससे तार टूट गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके चलते बाया औरई संचालित होने वाली ट्रेनों का संचालन 6 घंटे तक ठप रहा। गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से OHE तार टूट गया, इससे 10 से ज्यादा ट्रेनें फंसी रहीं। पर अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में खौफनाक हत्या, खोड़ा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात, छात्र की चाकू से गोद कर की हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव, हिंदू संगठनों की पुलिस कार्रवाई की है मांग। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। नवनीत विहार में एक छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए छात्र करीब 200 मीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन हमलावरों ने उसे नहीं छोड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव है। वहीं हिंदू संगठनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर हंगामा किया है। खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सूर्य नाम के छात्र पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। आरोप है कि असद नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर हालत में सूर्य को अस्पताल ले जाया गया, जहां नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे और पुलिस से 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, वो भी दिन दहाड़े सीसीटीवी में, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन लोग थे? देखिए निकिता, मैं आपको बता दूं कि ये 2 छात्रों का झगड़ा था, जो कि इतने बड़ी चीजों में बदल गया। ये छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका झगड़ा था, और झगड़े में जो ये झगड़ा भी जो स्थानीय लोग हैं, अगर हम उनकी बात माने तो उनका कहना ये है कि तकरीबन 8 या 9 माह पहले इन लोगों में झगड़ा हुआ था आपस में। तो जो सूर्या का जो विपक्षी था वो विपक्षी वहां से छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चला गया, लेकिन वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए इस एरिया में देखा जाता था, और उसने मौका पाकर इसको बड़ा पूरा एक प्रोग्राम बनाया, जिसका जो प्रोग्राम बनाया इसमें उसका नाम असद नाम निकल के सामने आ रहा है, जो जिसने पूरा प्रोग्राम इनका बनाया। और प्रोग्राम बनाने के तहत इसको लड़के को बुलाया
सूर्या को, और सूर्या को अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू मार दिया, जिसका सीसीटीवी भी अब सामने आ चुका है। ठीक है राजीव, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड में अवैध निर्माण पर सीएम सोरेन हुए सख्त। सीएम सोरेन ने बुलडोजर एक्शन के दिए निर्देश, जल स्रोतों पर हुए अवैध निर्माण पर सख्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जल स्रोतों पर हुए अवैध निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि नदियों, तालाबों, डैम, नालियों और अन्य जल स्रोतों पर बने सभी अवैध निर्माण तुरंत बंद कराए जाएं और अतिक्रमण हटाया जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों से गुजरने वाली नदियों, तालाबों और डैमों पर अतिक्रमण कर जो घर या अन्य संरचनाएं बनाई गई हैं उनका सर्वे कराकर तुरंत हटाया जाए। उन्होंने सभी शहरी निकायों को अवैध निर्माण चिन्हित कर लिखित नोटिस देने और नोटिस के बाद भी अतिक्रमण न हटाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि जल स्रोतों पर अतिक्रमण पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अवैध कब्जा कर कोई निर्माण न करे। बैठक के दौरान सीएम ने ऑनलाइन माध्यम से राजमहल, साहिबगंज और धनबाद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रांची स्थित कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा। डैम में सीधे गिरने वाले नालों को तुरंत बंद करने, कैचमेंट एरिया की मापी कर घेराबंदी करने के निर्देश दिए ताकि डैम का पानी स्वच्छ और सुरक्षित हो सके। साथ ही आसपास के लोगों को जागरूक कर गंदा पानी डैम में न जाने देने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग की योजनाओं का लाभ जनता को समय पर मिले। नगर विकास का उद्देश्य सिर्फ सड़क और भवन निर्माण नहीं बल्कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने को कहा। सभी शहरों के 100% घरों में पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम ने कहा कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी ना हो, इसके लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए। उन्होंने बरसात से पहले जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने रखने के निर्देश भी दिए हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सीएम सोरेन ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां अभी तक कर ली गई हैं? मुख्यमंत्री लगातार अपने विभागों के, जो सरकार के जो विभाग हैं उनका जो है समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद जो आवश्यक निर्देश हो रहे हैं जिस पर कि धरातल पर वो काम हो उसके लिए कर रहे हैं जी। तो कल जो है उसके लिए नगर विकास और आवास विभाग की उन्होंने समीक्षा की है और उसपे जो बातें जो आ रही हैं तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो जल स्रोतों पर जो अवैध निर्माण हुए हैं, यानी कई जो नदी नाले हैं उन पे जो है अवैध निर्माण हुए हैं, उनका अतिक्रमण हुआ है, उनको जो है उन पर जो है उनका उन्मुक्त किया जाए, उसको हटाया जाए, अवैध निर्माणों को, अवैध संरचनाओं को गिराया जाए तथा जो है जल संरक्षण है, जल संरक्षण किया जाए। इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। खास करके 2-3 जो परियोजना है उस पर भी इन्होंने विशेष बल दिया है। एक और भी है कि रांची शहर की जो आपूर्ति होती है वो कांके डैम से होती है, तो कांके डैम में उसके संरक्षण के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पर संरक्षण के लिए इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए। चूंकि जो तमाम जो नाले जो हैं जो कांके डैम में गिरते हैं, चूंकि वहां से पेयजल की आपूर्ति होती है पूरे शहर में, तो उसको जो है उस पे लगाम लगाई जाए। उस जल जो जो नाली से जो निकासी होती है उस निकासी को बंद किया जाए और उस पर जो है उसका संरक्षण किया जाए। कुछ और भी उन्होंने किया है कि जैसे कि आधुनिक तकनीक और उपायों के माध्यम से वो कहते हैं कि उसकी समाधान निकाले, जो सीवरेज है उसको ठीक किया जाए, जो कूड़ा करकट है उसको कैसे कहीं से डिस्प्लाइड करके उसको बढ़िया से उसको आम जनों तक इसको लाभ मिले। एक और भी है कि उन्होंने ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि नालियों, तालाबों, डैम, नालियों और नदियों और अन्य जल स्रोतों पर बने सभी अवैध निर्माण तुरंत बंद कराए जाएं और अतिक्रमण हटाया जाए।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां जहरीली शराब का कहर। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हादसा, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हुई मौत। मृतकों की संख्या 18 के बताई जा रही है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। विपक्ष ने सरकार पर उठाए भी हैं सवाल। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके में कथित जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की संख्या 12 से 18 के बीच बताई जा रही है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग की शुरुआती जांच में मेथनॉल मिली अवैध शराब की आशंका जताई गई है। घटना फुगेवाड़ी, हडपसर, दापोडी और आसपास के इलाकों से जुड़ी बताई जा रही है। कई लोगों की मौत संदिग्ध जहरीली शराब पीने के बाद हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए पूरे नेटवर्क की जांच के आदेश दिए हैं। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की सटीक वजह स्पष्ट हो सके। इस घटना के बाद अवैध शराब कारोबार और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मी ते व्हिडिओ बघितलेले नाही, परंतु अशा काही आम्हाला कोणी सांगत होता की अशा प्रकारचे व्हिडिओ आहे, परंतु त्या व्हिडिओमध्ये टाइम स्टॅम्प भौतिक जुनी आहे अशा आम्हाला कोणी कळवत होता। मी प्रत्यक्ष त्याबद्दलची पाहणी केलेली नहीं, परंतु केल्यानंतर नक्कीच त्याबद्दल सीपी साहब से हम मिले, उनसे बात की। उन्होंने बताते वक्त बताया कि पिंपरी चिंचवड़ में 13 मौतें वहाँ पे इलीगल दारू पीने के कारण हुई, और ये जो पुणे सिटी में हड़पसर में जो 5 मौतें वहाँ पे हुई है उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। तो हमारा डायरेक्ट प्रश्न ऐसा है कि पिंपरी चिंचवड़ में निकाल भी मिल जाता है या निर्णय भी लिया जाता है कि वहाँ पे मौतें ये इलिसिट दारू या इलीगल दारू पीने के कारण वहाँ पे हुई। तो और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, जहरीली शराब का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कौन लाया गया है, कहाँ बेची गई है, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जिस तरह से महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में जो जहरीली शराब विक्रेता को लेकर लगातार अभी कार्रवाई चालू है, जिसमें उसके शराब का सेवन करने वाले पे अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कईयों को उपचार जो पुणे के सेक्शन अस्पताल में किया जा रहा है, जिसका विक्रेता के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज किया गया था, जिसमें विजय वाघमारे नाम से व्यक्ति था, जिसपे आपराधिक मामले दर्ज किए थे, शराब बिक्री का मामले पर दर्ज किया गया था। हालांकि ये शराब जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वहां छापेमारी की जा रही है। पिंपरी में जो हड़पसर पुलिस स्टेशन के जो वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे, वहां पे 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि और भी इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो पिंपरी चिंचवड़ में मौत के बाद अब मामला पुणे में भी है। पुणे में भी शराब की बिक्री की गई थी, तो पूरे ट्रैकिंग की जा रही है कहाँ से शराब लाई ठीक है, और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम ने बोला है कि कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि जो जहरीली शराब विक्रेता है उनको एक सबक मिलेगा। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से शराब बिक्री पर सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है सहारनपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। थाना अध्यक्ष और हेड कांस्टेबल को भी लगी गोली। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई है, जिससे 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया, जबकि उसका साथी मौका देखकर फरार हो गया। मुठभेड़ थाना सरसावा क्षेत्र के पिलखनी और डूमवाला गांव के बीच हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने खुद को गिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ में एहसान को सीने और पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल। बदमाश मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायरिंग के दौरान थाना अध्यक्ष और हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। फरार बदमाश की तलाश में इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, ये इनामी 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया, इस पे क्या क्या FIR दर्ज थी, क्या क्या आरोप लगे थे इस पे संगीन? जी अंकिता, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो एहसान नाम का जो हिस्ट्री शीटर है, ये नकुल क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर रहा है और
सहारनपुर के टॉप 10 जो बदमाश हैं उनमें इसका नाम शामिल था। जी। तो 13 मुकदमे दर्ज थे। विभिन्न जो हैं गंभीर जो धाराएं हैं, इनके द्वारा लूट, अपहरण, हत्या के कई मुकदमे इन पर जो है दर्ज थे। ठीक है सुबोध, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। जनपद सहारनपुर में आज एसएसपी सहारनपुर की लीडरशिप में सहारनपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी एहसान पुत्र रियासत ग्राम कपूरी थाना नकुड़ की मृत्यु हो गई है। इसके ऊपर कुल 31 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 13 केवल लूट के मुकदमे हैं और ये बेहट थाने की एक डकैती में वांछित चल रहा था। ये जनपद सहारनपुर के टॉप 10 अपराधियों में से था। इस कार्रवाई में हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसओ सरसावा प्रवेश और एक कांस्टेबल को भी इसमें गोली लगी, दोनों अभी उपचाराधीन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।